नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के बनने की कहानी में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। और ये चर्चा खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये सारे फैक्ट्स, डेट्स और एक्ट्स दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। हमारे पास जो स्टडी नोट्स हैं, वो 3 हिस्सों में बटे हैं। पहला, आजादी से पहले का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। दूसरा, हमने दुनिया भर से कौन से बेहतरीन आइडियाज लिए, यानी हमारे संविधान के सोर्सेज। और तीसरा, संविधान सभा ने असल में संविधान बनाया कैसे। हमारा लक्ष्य है इन नोट्स के हर जरूरी फैक्ट को क्रम से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सफर शुरू होता है ब्रिटिश शासन के दौरान बने कानूनों से। पहला बड़ा लैंडमार्क है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बारे में क्या खास है? ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था। इसने पहली बार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दिए गए दस्तावेज में वर्ष 1789 लिखा है, लेकिन सही वर्ष 1784 है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। और इसने क्या किया? इस एक्ट ने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल कामों को अलग कर दिया। मतलब राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और कमर्शियल मामलों के लिए? उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से ही था। तो एक तरह से ये ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत थी। अच्छा, इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसने क्या बड़े बदलाव किए? इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर जनरल बने। जी, इसने सेंट्रलाइज्ड पावर को बहुत बढ़ाया और लॉर्ड मैकॉले के अधीन पहले लॉ कमीशन का गठन भी किया। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ जरूरी था, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। इस एक्ट ने पहली बार सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए ओपन कंपटीशन की शुरुआत की। और ये मैकॉले कमेटी के वजह से संभव हुआ। सही। और फिर 1857 का विद्रोह हुआ, जिसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहां से तो शासन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। हाँ, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय यानी वाइसरॉय कर दिया गया। जी, और लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। साथ ही एक नया पद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी बनाया गया। अब बात करते हैं 1919 के मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स की। ये परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल, अ सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत करना। और इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। बिल्कुल। और एक और खास बात ये थी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी 1919 के एक्ट के साथ। इसने डायर की शुरुआत की। सही। इस एक्ट ने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायर की शुरू की। प्रांतीय विषयों को 2 हिस्सों में बांटा गया। ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। और केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था यानी बाइकैमरलिज्म भी इसी एक्ट से आई। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमारे संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। ये एक बहुत ही डिटेल्ड दस्तावेज था। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा, प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी और डायरकी को प्रांतों से हटाकर केंद्र में लागू किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का ब्लूप्रिंट भी इसी में था। जी हाँ, आरबीआई की स्थापना का प्रावधान भी इसी एक्ट में था। और अंत में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट ने ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और भारत को एक सॉवरेन स्टेट घोषित किया। इसने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया और संविधान सभा को पूरी संप्रभुता दी। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हमारे संविधान के स्रोत। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों से प्रेरणा ली। सबसे बड़ा स्रोत तो 1935 का एक्ट ही था, है ना? बिल्कुल। फेडरल स्कीम, गवर्नर का कार्यालय, जुडिशरी की संरचना, पब्लिक सर्विस कमीशंस और इमरजेंसी प्रोविजंस जैसी कई चीजें हमने सीधे 1935 के एक्ट से ली हैं। और ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया? संसदीय प्रणाली तो वहीं से होगी। हाँ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप और बायकैमरलिज्म जैसे प्रमुख सिद्धांत हमने ब्रिटेन से लिए हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएसए? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूएसए से हमने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स लिए, जो संविधान का एक कॉर्नरस्टोन है। अच्छा। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की प्रक्रिया भी वहीं से प्रेरित है। मैं दोहराता हूं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। जी आयरलैंड के संविधान का भी अक्सर जिक्र होता है। हाँ, आइलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी लिए हैं। ये सरकार के लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। सही। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ही ली गई है। कनाडा के बारे में बताइए। कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर का विचार लिया है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी यहीं से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट ली है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी वहीं से है। जी बिल्कुल। जर्मनी के वाइमार संविधान से क्या लिया गया? वहां से हमने आपातकाल इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान लिया। और सोवियत संघ, यूएसएसआर और फ्रांस से? सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रस्तावना प्रियम्बल में न्याय का आदर्श लिया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और फ्रांस से? फ्रांस से हमने प्रस्तावना में गणतंत्र रिपब्लिक और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी के आदर्श लिए। और अंत में दक्षिण अफ्रीका और जापान से? दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ली गई। और जापान से? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत लिया गया। चलिए अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, संविधान बनाने की प्रक्रिया। इसकी शुरुआत संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हुई। हाँ, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और उस पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी, वो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और स्थायी अध्यक्ष कौन बने? 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष थे। और सर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का भी बहुत महत्व है। बिल्कुल। इसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया और इसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। यही बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल का आधार बना। अब बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध समिति की, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जिन्हें संविधान का मुख्य वास्तुकार चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सही। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। और संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, ये सवाल तो अक्सर पूछा जाता है। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये याद रखना बहुत जरूरी है। जी, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 महत्वपूर्ण तारीखें हैं संविधान को अपनाने की और लागू होने की। हाँ, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इस दिन को अब संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इसे पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जी, जिसे हम गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान कब अपनाए गए? राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और राष्ट्रगान राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम और राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो ये थी हमारे संविधान के निर्माण की कहानी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1950 में इसके लागू होने तक का एक लंबा सफर। हमने देखा कि कैसे विभिन्न अधिनियमों ने इसकी नींव रखी, कैसे दुनिया भर के संविधानों से सर्वोत्तम विचारों को अपनाया गया और कैसे संविधान सभा ने इसे साकार किया। इसमें एक विचार करने वाली बात यह है कि हमारे संविधान को अक्सर एक लिविंग डॉक्यूमेंट
एक जीवित दस्तावेज कहा जाता है। हाँ, और हमने दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया, जो इसे समय के साथ बदलने की क्षमता देती है। तो सोचने वाली बात यह है कि 75 साल से भी पहले लिखे गए एक दस्तावेज का जीवित होने का क्या अर्थ है? और ये अनुकूलन की प्रक्रिया हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को कैसे दर्शाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो तथ्यों को याद रखने से आगे जाकर संविधान की आत्मा को समझने में मदद करता है। नमस्कार।